सुंदरनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। वो गांव छोटा था पर बहुत खूबसूरत था। वहाँ पहाड़, नदियाँ, झील, झरने, सब कुछ बहुत प्यारा था। इसीलिए उसका नाम सुंदरनगर रखा गया था। वहाँ के लोग गांव की बहुत अच्छे से देखभाल भी करते थे। गांव में गंदगी, कचड़ा, कूड़ा सब कुछ अच्छे से साफ कर देते थे। और अगर कोई भी कभी कचरा ऐसे ही फेंक देता तो उसे डांट भी लगते थे। ए रामू, अगर हम तुम्हारे घर में ऐसे थूकते तो कैसा लगता? ये गांव भी हमारा घर ही है ना। इसकी सफाई का ध्यान रखना हमारा ही धर्म है। जी काका, गलती हो गई हमसे। आगे से ऐसा नहीं करेंगे। वहाँ सब लोग अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखते थे, जिससे गांव में बीमारियां भी कम फैलती थीं। पर कुछ दिनों से गांव की नदियों में बहुत सारा कचरा और केमिकल दिखाई दे रहा था। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कचरा कहाँ से आ रहा है। सारे गांव इसके लिए पंचायत बुलाते हैं। कई दिनों से गांव में बहुत बदबू और कचरा फैलता जा रहा है। हाँ, हमारा इतना छोटा सा और सुंदर सा गांव कौन खराब कर रहा है? ये कोई गांव वाला तो हो नहीं सकता, कोई बाहर का ही लगता है। इसी गांव में साई नाम का एक पढ़ा लिखा लड़का भी रहता था, जो काफी समझदार था। वो आगे आता है और बोलता है। काका, मैंने पता लगाया है। गांव में एक बहुत बड़े सेठ ने जमीन खरीद ली है और उस जमीन पर फैक्ट्री लगाई है, जिसका कचरा और केमिकल हमारे गांव में और नदियों में फेंकता है, जिससे हमारा गांव प्रदूषित हो रहा है। तो साई, तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? वो सेठ ने जमीन खरीद ली है, हमें उसे कुछ भी कह नहीं सकते। काका, मुझे लगता है कि मुझे उसे जाकर एक बार बात करनी चाहिए। शायद वो मेरी बात समझ जाए। सारे गांव वाले साई की बात से सहमत होते हैं और साई उस सेठ से बात करने के लिए जाता है। वो उस सेठ से कहता है। सर, आपने जो फैक्ट्री लगाई है, उसका कचरा आप हमारे नदियों में और गांव में फेंक रहे हैं, जिससे हमारा गांव प्रदूषित हो रहा है और हमारे गांव में बदबू भी बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। तो सेठ बोलता है। मैंने ये जमीन अपने पैसों से खरीदी है। अगर इतनी ही तकलीफ है बदबू से, तो सब लोग परफ्यूम खरीद लो। आगे से मेरे पास रोते हुए मत आना, समझे? बेचारा साई सेठ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर सेठ उसकी बात नहीं मानता। आखिर थक कर वो गांव वापस लौटने की सोचता है। वो रास्ते से वापस आ ही रहा था कि उसे एक चोर वहां से भागता हुआ नजर आता है, जिसके हाथ में एक पिंजरा था और उसमें एक सुनहरा तोता था। सुनहरा तोता चिल्लाते हुए कहता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। साई उस चोर को पकड़ता है और उसके हाथ से पिंजरा छीन लेता है और चोर डर के मारे वहां से भाग जाता है। तोता साई से बोलता है। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं एक जादुई सुनहरा पंछी हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। मांगो मांगो। साई तोते से बोलता है। क्या तुम मुझे एक बड़ा सा जादुई परफ्यूम दे सकते हो, जो कभी खत्म ना हो और जिससे बदबू और कचरा दोनों चले जाए? तोता साई से बोलता है। छोटे से कमरे को बना सकता हूँ मैं रूम। ये लो तुम्हारा जादुई परफ्यूम। और साई के सामने एक बड़ा सा जादुई परफ्यूम आ जाता है। जो उसके कहने पे चलता था, वो उसे लेकर गांव में आता है। सारे गांव वाले उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाते कि ये चीज आखिर है क्या। तब साई उन्हें बताता है। काका, ये जादुई परफ्यूम है, जिसे छिड़कने से बदबू और कचरा दोनों साफ हो जाते हैं। देखो, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे ही वो जादुई परफ्यूम अपना कमाल दिखाता है, वैसे ही गांव से बदबू और कचरा दूर हो जाते हैं। गांव में फूलों की खुशबू फैल जाती है। सब गांव वाले ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनका पूरा गांव पहले से भी ज्यादा सुंदर और खुशबूदार बन जाता है। ये देखकर सब गांव वाले मिलकर उस सेठ को अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं और सुंदरनगर गांव के साथ साथ सारे गांव सुंदर बन जाते हैं। गुड़गांव नाम के एक गांव में नारायण नाम का एक आदमी रहता था। वो रोज जंगल में जाके लकड़ियां काटता था और उसे बाजार में बेचता था। उससे मिलने वाले पैसे से वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। ऐसे ही एक दिन नारायण जंगल में जाता है
और एक पेड़ को काटने लगता है। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो कुल्हाड़ी टूट गई। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा और अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मेरी कुल्हाड़ी वापस जोड़ दो भगवान। रोते हुए वो इस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी कुल्हाड़ी हवा में है और धीरे धीरे जुड़ रही है। नारायण ये सब देखता ही रहता है और कुल्हाड़ी उसके सामने जुड़ जाती है। लेकिन ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है और कहता है, कौन है? क्या कोई भूत है क्या? अरे बाप रे, भूत भूत भूत! देखते ही देखते नारायण बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और उसे एक आवाज आती है, उठो बालक, इतना डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूं। कौन है? कौन बोला? कौन है यहाँ पे? नारायण उठकर पेड़ के आगे पीछे और आजू बाजू देखता है, लेकिन उसे कोई और नहीं दिखता। तो वो फिर नीचे बैठ जाता है। तभी नारायण को फिर से आवाज, डरो मत मित्र, तुम मेरे पास ही बैठे हो, मेरी छांव के नीचे। नारायण फिर से उठकर देखता है और बोलता है, अरे कौन है? ऐसे छुप छुप कर क्यों बात कर रहे हो? सामने क्यों नहीं आते? अरे मित्र, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। तुम अभी जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पेड़ भी भला बात कर सकता है क्या? मैं एक विशेष पेड़ हूं मित्र। भगवान ने मुझे जादुई वरदान दिया है, इसीलिए मैं बात कर सकता हूं। यह देखकर नारायण उस पेड़ के पास बैठ जाता है और बोलता है, हे जादुई वृक्ष, मैं गरीब आदमी हूं। रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता हूं और अपने परिवार का पेट पालता हूं। लेकिन आज मेरी ये कुल्हाड़ी टूट गई, लेकिन तुमने इसे जोड़ दिया। अब मैं लकड़ी काट सकता हूं। नहीं मित्र, मैंने तुम्हारी कुल्हाड़ी ठीक कर दी। अब मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम लकड़ी मत काटो। ये क्या कह रहे हो वृक्ष? अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? तुम नाराज मत हो मित्र, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी और शर्तें भी। जादुई वृक्ष, मैं आपकी प्रत्येक शर्त मानूंगा और हर बात भी। ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करो और जब भी मैं बोलूंगा तभी खोलना। ठीक है भगवान, ऐसा ही करूंगा। तुम्हारे पास लोहे की कुल्हाड़ी है, लेकिन मैं अब तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी दूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम कभी भी मुझे नहीं काटोगे। अगर गलती से तुमने मुझे काट दिया तो आज तुमने जो भी मांगा है सब गायब हो जाएगा। लेकिन हे वृक्ष, अगर मैं पेड़ नहीं काटूंगा तो लकड़ियां बेचूंगा कैसे और पैसे कहां से कमाऊंगा? इसके लिए तुम्हें रोज मेरे पास आकर उस सोने की कुल्हाड़ी को यहां रखकर पूजा करनी पड़ेगी और तुम्हें जो चाहिए होगा उसे मांगना पड़ेगा और बस वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है वृक्ष मित्र, मैं आपको वचन देता हूं। उसके बाद नारायण रोज सोने की कुल्हाड़ी लेकर जंगल में उस जादुई पेड़ के पास आता और जो उसे चाहिए वो ले लेता। ऐसा करते करते नारायण कुछ ही दिनों में एक बड़ा सा घर का सामान और जो भी चाहिए वो सब मांग लेता है। काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन नारायण जंगल में अपने मित्र वृक्ष से मिलने आता है। तभी उसे कुछ लोगों की बात करने की आवाज आती है। नारायण उनके पास छुप जाता है और उनकी बातें सुनता है। नारायण बातें सुनकर वापस अपने वृक्ष मित्र के पास आता है और कहता है, अरे मित्र, वो लोग तो डाकू हैं, किसी बैंक से रुपए लूट कर आए हैं। बाप रे, ये तो अपराध है। मैं एक काम करता हूं मित्र, मैं पुलिस की गाड़ी की आवाज निकालता हूं, तुम उन पर नजर रखना कि वो क्या करते हैं। नारायण एक झाड़ी में छुपकर उन पर नजर रखता है। तभी जादुई पेड़ पुलिस की गाड़ी की आवाज निकालता है। ये सुनकर सारे डाकू जल्दी से सारा रुपया उसी जादुई पेड़ में छुपाकर भाग जाते हैं। अरे वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया, सब डाकुओं को भगा दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अभी तो बहुत रात हुई, अभी तुम घर जाओ, कल सुबह आना तुम। दूसरे दिन सवेरे नारायण जादुई पेड़ के पास आता है। तभी वहां पर सारे डाकू फिर से आते हुए दिखते हैं। ये देखकर नारायण पेड़ पर चढ़ता है। वो डाकू अपना छुपाया हुआ रुपया ढूंढने लग जाते हैं। जादुई पेड़ अपनी टहनी से एक डाकू को जोरदार चाटा मारता है। वो डाकू दूसरे डाकू से पूछता है, अरे तूने मुझे चाटा क्यों मारा? कमाल है, मैंने तो नहीं मारा।
जादुई पेड़ फिर अपनी टहनी से दूसरे डाकू को चाटा मारता है। अबे तू मुझे क्यों मार रहा है? अरे मैंने नहीं मारा यार। जादुई पेड़ फिर से अपनी टहनी से तीसरे डाकू पर एक गाल में चाटा मारता है। ये देखकर, अरे तुम दोनों मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं नहीं, हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। तो फिर यहाँ कोई भूत है जो मुझे चाटा मारेगा? ऐसा बोलते जादुई पेड़ हंसकर कहने लगता है, सही पहचाना, मैं भूत ही हूं और अब मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। ये देखकर कि एक पेड़ बात कर रहा है, तीनों डाकू भूत भूत कहकर वहां से भाग जाते हैं और जादुई पेड़ नारायण से कहता है, मित्र, अब तुम ये सारा पैसा लेकर गांव के पुलिस स्टेशन में जाओ, जो हुआ सब बताओ। नारायण ठीक वैसा ही करता है और पुलिस भी नारायण को उचित इनाम देती है। मथुरा नाम के एक गांव में विशाल और बबीता नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम मोंटी था। विशाल रिक्शा चलाता था और बबीता घर संभालती थी। मोंटी स्कूल में पढ़ता था। रोज स्कूल से आते वक्त उसके घर के रास्ते में जो पानी पूरी, आइस गोला और चाट के ठेले पड़ते, उसे वो देखता रहता था। लोग वहां पर अलग अलग चीजें खाते रहते, लेकिन वो खाने की चीजों को देखकर ही पेट भरता था। वो कहता था, मैं इन चीजों को नहीं खाऊंगा। मुझे पता है, मेरे पिताजी बड़ी मुश्किल से घर चलाने के लिए पैसे कमाते हैं। घर में मोंटी की मां बबीता उसके लिए रोटी और चावल बनाती थी, जिसमें मोंटी बड़ा खुश रहता था। एक दिन बबीता विशाल से कहती है, देखिए ना, अपना बेटा मोंटी कितना होशियार है। ये कभी किसी चीज का हर्ट नहीं करता। इसका भी मन करता होगा बाहर कुछ खाने का, लेकिन आज तक इसने जिद नहीं किया। हमारी परिस्थिति भी ऐसी है कि दिन में 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है, और ये मोंटी बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैं भी जानता हूं बबीता, वो हमारी परिस्थिति को अच्छी तरह से समझता है, इसीलिए तो कभी जिद नहीं करता। मैं भी रोज कुछ ना कुछ उसके लिए लाने की सोचता हूं, लेकिन रुक जाता हूं। ऐसे में मोंटी एक बहुत ही संस्कारी बेटा है। ऐसी एक दिन एक बूढ़ी औरत उनके घर आती है। घर में कोई नहीं रहता और मोंटी अकेला आंगन में खेलता रहता है। वो बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटा सुनो, क्या तुम अपने माँ या पिताजी को बुलाओगे जरा? मेरे माँ बाप घर पर नहीं है, वो दोनों काम के लिए बाहर गए हैं। बोलिए, क्या काम है आपको? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बहुत घर में गई, लेकिन मुझे कहीं खाना नहीं मिला। सोचा यहाँ मिलेगा, इसीलिए तुम्हारे घर आई हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे घर पर भी कोई नहीं है। जी देखिए, अगर खाने की बात है तो मैं दे सकता हूँ। आप अंदर आ जाइए, मैं आपको दाल रोटी देता हूँ। वो बूढ़ी औरत घर के अंदर जाती है, पेट भर के दाल रोटी खाती है और खाना खाते खाते मोंटी से पूछती है, अरे बेटा, तुम अकेले रहते हो घर में, तो बाहर क्यों नहीं जाते अपने दोस्तों के साथ खेलने? अच्छे से खेलना, कूदना, खूब खाना, बहुत मजे करने चाहिए तुम्हें तो। जी नहीं, मेरे माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, इस वजह से ही हम 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा पाते हैं। अगर मैं बाहर जाकर खाने लगा तो घर में रुपए कम पड़ेंगे और कोई ना कोई भूखा रह जाएगा। इसीलिए मैं घर में ही खेलता हूँ और बाहर का नहीं खाता। वो बूढ़ी औरत खाना खत्म करती है और अचानक एक देवी के रूप में प्रकट होती है और वो देवी मोंटी से कहती है, तुम एक बहुत संस्कारी लड़के हो। आज के बाद तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो इस एटीएम मशीन से पैसे निकालते जाओ, और तुम्हें जो भी खाने का मन करे या जो भी खिलौना तुम्हें चाहिए होगा, इस मशीन से पैसे निकालते जाओ और खरीदते जाओ। ये कहकर वो देवी गायब हो जाती है और इधर मोंटी थोड़ा डर डर के मशीन के पास आता है और मशीन की रुपए वाली बटन दबाकर पैसे निकालता है। जैसे ही उसे पैसे मिलते हैं, वो भागकर बाजार जाता है और मजे से पेट भरकर पानी पूरी खाता है। सबसे पहले शाम होती है और मोंटी के माँ बाप आते हैं। उस मशीन को देखकर पिताजी पूछते हैं, अरे बेटा, ये क्या है? ये हमारे घर में कौन लाया? पिताजी, एक एटीएम मशीन है और इसमें से पैसे निकलते हैं। धीरे धीरे मोंटी अपने माँ बाप को घटी हुई सारी बातें बताता है और दोनों बात सुनकर आश्चर्यचकित और खुश हो जाते हैं। लेकिन बबीता को अब भी यकीन नहीं होता।
लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है जी? मुझे लगता है किसी ने मोंटी के साथ मजाक किया है। इसलिए वो कहती है, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आओ, मैं तुम्हें रुपए निकाल के दिखाता हूँ। मोंटी उनके सामने उस मशीन में से रुपए का बटन दबाता है और उसमें से रुपए लेकर बबीता के हाथ में रखता है।